आप सभी का स्वागत अभिनंदन मस्तक पर दस्तक देने के लिए लाइफ वर्सिटी के इस प्रोग्राम पर। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था बढ़ते अपराध का मेंटल हेल्थ के ऊपर में क्या असर पड़ता है, क्या अपराधी वाकई कुछ मेंटल हेल्थ से परेशान रहते हैं, अपराधियों के मानसिक जो मेंटल हेल्थ होता है, अपराधियों का जो मनोस्थिति होती है वो कैसी होती है। इसको समझने को कोशिश करेंगे आज इस फोरम में, और आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई अपराध घटित हो जाता है, अपराधी पकड़ा जाता है, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है और पुलिस के पास में अक्सर चैलेंजेस क्या आते हैं ऐसे लोगों के साथ में। क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, पहले के चैलेंजेस जब आपने शुरुआत की होगी अपनी कैरियर के शारदा प्रसाद जी, उस समय के चैलेंजेस कुछ अलग रहे होंगे। और अब मुकाम जो बदला है, हम क्रांति, डिजिटल क्रांति में आ गए, तो कुछ ना कुछ चेंजेस भी जरूर हुए होंगे। बहुत सारी चीजें जो है आसानी के साथ उपलब्ध हो रही हैं दोनों जगहों पे, पुलिस महकमों को भी और क्रिमिनल्स को भी। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं और आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर शारदा प्रसाद जी। बड़ा सुंदर विषय आपने चुना है आज की चर्चा के लिए। और इस पर तो मैं कहूंगा कि बहुत विशद चर्चा हो सकती है। और जैसा आपने कहा कि आपराधिक की जो मानसिकता है वो पूर्व में क्या होती है और बाद में क्या होती है, वो इम्पोर्टेंट है। और ऑब्वियसली उद्देश्य हमारा रहेगा कि अपराधी अपराध क्यों करता है उस पर कुछ अगर हमको प्रकाश पड़े तो ज्यादा बेहतर। एक लीक से हट करके एक बात शुरू में कहना चाहूंगा। आप अगर सुंदरकांड को ध्यान दें तो उसमें एक बात जो है तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने कहा है कि सुमति कुमति सबके मन रही। हम्म। तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो टेंडेंसीज हैं, चाहे पॉजिटिव टेंडेंसी हो चाहे नेगेटिव टेंडेंसी हो, से क्रिमिनल टेंडेंसीज हर एक व्यक्ति में होती है। तो उसके बाद जो है वो बताते हैं कि कैसे जो है हम उस पर निदान पा सकते हैं। बड़ा वर्णन है और वो अलग से किया जा सकता है। पर जो मुख्य मुद्दा उन्होंने बताया कि कोई ये नहीं सोचे कि उसके अंदर में कोई प्रकार की क्रिमिनल टेंडेंसी हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, सबके अंदर रहती है। और हम एक सामाजिक परिवेश में रहते हैं, एक वातावरण में रहते हैं, और उसके चलते हम चाहते हैं कि वो हम हमेशा अच्छा काम करें, जिससे कि सामाजिक हमको मान्यता मिलती रहे। जी। हर कोई के अंदर में कुमति और सुमति रहती है, हर अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिविटी रहती है। और जो आपने सुंदर कांड की बात कही, ये भी एक है कि कोई परवरिश की बात भी कई बार आती है। तो शारदा प्रसाद जी, अभी मैं ही किसी एक फोरम पे कुछ बोल रहा था कि क्योंकि अब थोड़ा सा लीक से हटे हैं, तो थोड़ा सा लीक की बात हट के ही बात करते हैं, फिर वापस लीक में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे चालू हुई है, कई लोग सोचते हैं कि नहीं, वो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी होती होगी इसलिए होगा। तो दो उदाहरण अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दिया था कि राम और रावण का। राम और रावण में अगर देखें सरला जी, तो राम की कई पीढ़ियां, लगभग 24 पीढ़ियां जाए तो वो मनु के पास पहुंचती हैं, और फिर मनु से ब्रह्मा जी। के पास पहुंचती। इतना लंबा डिस्टेंस है किसी पॉजिटिविटी को लाने का। लेकिन अगर रावण के पास जाए तो रावण के दो कुल के बाद ही ब्रह्मा का नंबर आ जाता है, पुलस्त्य और विशर्वा। मगर जी। अगर उनमें व्यवधान देखें तो जो सात्विक गुण थे और जो प्रवृत्तियां थी, ब्राह्मणत्व का ना, लेकिन उन्हें राक्षस वाला प्रवृत्ति रावण में जल्दी आ गया। वही अगर हम जी। उसके भाई कुबेर की बात करते हैं, कुबेर भी राक्षस कुल से था, लेकिन उसमें देवताएं वाले गुण आ गए थे। यही रीजन है कि दिवाली के समय हम कुबेर की तो पूजा करते हैं, लेकिन दशहरे में रावण को मार देते हैं, जलाते हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां जी। हैं दोनों के अंदर है। लेकिन एक जानकार व्यक्ति, रावण जैसा जानकार व्यक्ति, जो रावण एक ज्ञाता था समस्त वेदों का, सभी पुराणों का, उसके पश्चात भी उसके अंदर में क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल वाले विचार आते थे और उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी किया। यही से मुद्दा चालू होता है, वापस अब लीक में आ जाते हैं हम लोग। ये आता है कि क्या क्रिमिनल जो बनते हैं उनकी स्थिति पहले से प्लान हुई रहती है, या कुछ परिस्थिति जन्य होती है कि परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को क्रिमिनल बनाते हैं और अपने आप को सुधार भी लेते हैं। हाँ नरेंद्र जी, ऐसा है कि मैं ये जो केसेस होते रहते हैं उन पर थोड़ा सा मनन भी करता हूँ, कुछ उनके बारे में अध्ययन भी करता हूँ। और जैसा कि आजकल प्रचलन है कि टीवी चैनल्स पर जब इस पर कार्यक्रम होते हैं तो उनमें भाग भी लेता हूँ।
तो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों का प्लान्ड जो क्राइम है वो बढ़ गया है। पहली बात मतलब अब वो पहले की तरह के अनपढ़ लोग नहीं है, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो कि क्राइम करने के पहले में यूट्यूब पर देखते हैं कि मैं इस क्राइम को करूं तो किस प्रकार से कर सकता हूं, या नेटफ्लिक्स पर या किसी और चैनल पर कोई जो सीरियल्स आते हैं इनको पढ़ करके देखते हैं कि अपराध को करने के बाद में कैसे हम इसको छुपा सकते हैं। तो वो पढ़ के तब आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक सौरभ मर्डर केस हुआ था थोड़े दिन पहले, जिसकी चर्चा अभी भी हो रही है। जो सीमेंट के ड्रम में उन्होंने उसको डाला, इसको अगर आप देखें तो इस पर ऑलरेडी जो है एक सीरियल में ये वस्तु दिखाई गई है और पूरा तरीके से बताया हुआ कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, एक्सेट्रा। तो नरेंद्र जी, ये पढ़े लिखे लोग जो आ रहे हैं, ये बड़े मैं कहूंगा कि बड़ी प्लानिंग से काम कर रहे हैं। सीरियल के वजह से और कुछ मूवी की वजह से भी बहुत सारे क्राइम देखने को तो मिले हैं। जब आपने चर्चा की है सौरभ वाले केस की, और जिसमें लड़की मुस्कान ने इस तरह की एक्टिविटी की, उस पे अक्सर एक इशू के साथ, ये तो सीरियल की बात नहीं, पर एक बात और आ रही है, वो आती है उनके ड्रग्स एडिक्ट होने का, एल्कोहलिक होने का, ड्रग एडिक्ट होने का। क्या, अब एक प्रश्न ये भी है कि क्या इस तरह के नशे वाकई हत्या के लिए प्रेरित करते हैं, या क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए भी लोग नशे लेते हैं? क्या जो ड्रग्स है, नशे की आदत जो है, क्या यह क्राइम करने को प्रेरित करती है? तो मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा कि सिर्फ नशा करना बाय इटसेल्फ हम्म। इससे कोई क्राइम के लिए प्रेरित नहीं होता है। लेकिन ये एक सरकमस्टांस है जो कि इस बात को सपोर्ट करती है कि नशा करने के बाद में और उससे संबंधित कार्यों के लिए अपराध होते हैं। जैसे एक सिंपल बात है, मान लीजिए मुझे एक 10 रुपए की पुड़िया चाहिए, जो कि मेरे शाम को 5 बजे मुझे नशा करना है उससे, पर मेरे पास वो 10 रुपए नहीं है। तो मैं एक चाकू लेके चौराहे पे खड़ा हो जाता हूँ और कोई गाड़ी जिसका शीशा खुला हुआ है उसमें से हाथ डाल करके और ड्राइवर की चेन जो है, सोने की चेन को खींचता हूँ। अब वो अगर रजिस्ट करता है, चिल्लाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको एक छुरा घोंप देता हूँ और छुरे को देख करके या अशक्त होके वह अपनी चेन पर से वो हाथ हटा लेता है, मुझे चेन मिल जाती है। तो एक चेन को चुराया क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 10 रुपए की पुड़िया चाहिए नशे की, जिसका मेरा समय है शाम को, और उसके लिए मैं क्राइम करता हूँ जो कि बहुत ही घातकी है। तो एक तो बिल्कुल कंपल्सिव क्राइम है जो कि सिर्फ नशे के लिए ही करना पड़ता है या करते हैं। पर इसके अलावा बहुत से क्राइम हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके किए हैं, क्योंकि उनके पास में एक ऐसे लोगों का समाज है जिसमें कि अप्रूवल मिल रहा है नशा करने का। वो एक बहुत ही सीरियस बात है कि वो जिस समाज में रह रहे हैं उसमें अप्रूवल मिल रहा है, और जो समाज हमारा एक्चुअल समाज है उसके अप्रूवल की उनको कोई चिंता ही नहीं। तो ये एक दूसरा एरिया है जिसमें कि मैं कहूंगा कि जो नशा करने का है वो इससे संबंधित है। और उसके पश्चात तो बहुत ही, मैं कहूंगा, अपराध करने के बाद तो नशा का सिस्टम है ही है। अब आप ऐसे देखिए कि कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो एक अपराध हुआ, और अपराध करने के बाद में अपनी गिल्ट को छुपाने के लिए या उसको इरेज करने के लिए फिर से कुछ न कुछ नशा करता है, या इस प्रकार के काम करता है कि जहां पर वो उसको भूल जाए। ऐसा होता है, लेकिन यह है कि कोई जरूरी नहीं है। पर अगर नशा करता है तो उसके सोचने समझने की जो शक्ति है डिस्टेबलाइज हो जाती है, और उसमें जो हमारे सामाजिक मानदंड हैं वो क्या कहते हैं उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है। जी। अच्छा, आपने जब ये सौरभ वाले केस की बात जिक्र कर ही दिया है, तो मेरा एक और प्रश्न यहाँ पे आएगा कि कई बार जिन कुछ क्रिमिनल्स को हमने जेल पे मिला, तो उन्हें गिल्ट फील होती है। कई बार वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो गुस्से में आ गया था, कर दिया, मैं नशे में था, मैंने ये क्राइम कर दी। मगर शारदा प्रसाद जी, जो हम लोगों ने भी मीडिया में जो देखा और जो खबरें आई मुस्कान और उसके कथित कथित फ्रेंड साहिल को लेकर के,
तो उनकी जो एक्टिविटी दिखाई जा रही है उससे कहीं ऐसा लगा नहीं कि उन्हें अपने करने पे कोई गिल्ट है? वो बराबर होली खेल रहे थे, वो बार में डांस भी कर रहे थे, सारी चीजें आई हैं। क्या जी, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? पुलिस ऑफिसर भी और कोई क्राइम सीन्स आपने देखे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ आपने काउंसलिंग भी की है? बिल्कुल कोई गिल्ट नहीं था। आप याद करिए कि वो इसी काम के बाद जो है वो बाहर घूमने चले गए, और घूम करके काफी दिन बाद, जितने दिन बाद वापस आए हैं। तो जब घूमने गए, जब वहां पर उन्होंने बातें की, जहां रहे, लौट करके आए, तब तक ऐसा कोई गिल्ट का वातावरण देखा नहीं गया है। और अकेले यही नहीं है, बहुत से क्राइम से जिसमें कि इस प्रकार का देखा गया कि कोई भी जो है उनको गिल्ट नहीं। शायद प्रयागराज इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं और साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर कमलेश तिवारी जी। सबसे पहले मैं नमस्कार कर रहा हूँ। दो चीजें अभी की जो चर्चा हुई है उसमें मेरे मन में जो भाव आए हैं और जो मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं बेसिकली लोगों के भावनाओं से जुड़कर काम करता था। क्योंकि वो पीड़ा जब तक आपको न हो, जाके पैर फटी ने बेवाई ता ही क्या जाने पीर पराई। तो जो भी लोग गार्जियंस बच्चे मेरे पास आते थे, बीएचयू में भी 10 साल मैंने सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में रहा, यहाँ रहा 31-32 साल तक। तो मैं उसमें रोल अदा करता था कि मैं वो व्यक्ति हूं जो इससे पीड़ित है। तो हमारे पास क्राइम करने वाले जनरली एडिक्शन आते थे। तो दो तीन चीज अभी जो बात हुई है, सबसे पहले बात है कि आज के समय में पश्चात सभ्यता के कारण हमारी एथिकल वैल्यू खत्म हो गई, किसी की भी, यूथ की भी, किसी की भी जो अखबार में आती एथिकल वैल्यू, मतलब मैंने कहा वही करूंगा, जो कह दिया वही करूंगा। एथिकल वैल्यू नहीं रह गई पश्चात सभ्यता का। पहले लोगों की वैल्यू थी ethical। जब हम लोग छोटे थे तो हम माँ की कसम खा रहे हैं झूठ नहीं बोलेंगे, विद्या की कसम खा रहे हैं झूठ नहीं बोलेंगे, तो वो आदमी झूठ नहीं बोलता था, गलत काम नहीं करता था। तो एक चीज इसका क्या कारण है कि जो परिवेश है वो हमारा चेंज हो गया है। परिवेश ही पूरा बदल गया है। जिस तरह से किसी आदमी को स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल अच्छा भोजन चाहिए, अब अच्छा भोजन देखता है कि अरे वाह 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 इसे हमारा शारीरिक एक्सरसाइज करता है, ये करता है, ये चीजें होगा। आज परिवेश ऐसा हो गया है कि जो उसको गलत रास्ते की तरफ ही ले जाएगा। आप स्कूल में पढ़ने गए, अभी नशा की जो बात कर रहे हैं, उसको इजिली एबिलिटी मिल जाती है हर नशा की। सन 80 दशक के समय मैं बीएचयू में पढ़ता था, उस समय पिक्चर आई दम मारो दम, मुझे याद है अभी भी, दुपट्टा डाल करके वहां पर रामनवमी गंगा के घाट पर एक वर्ग निकला और एक प्लानिंग थी, एक प्लान करके शिफ्ट किया गया था कि यूथ को कैसे हम भटकाएं। जब वो दम मारेगा तो दम जो आप लोगों ने अभी कहा कि उसके लिए पैसा चाहिए, साथ थी, तो उस पश्चात सभ्यता के कारण वो पिक्चर की वजह से एडाप्टेड बिहेवियर किया, और लोगों का साथ मिल गया। एडाप्टेड एडाप्टेड किसी से सीखा हुआ, तो ड्रम वाले भी बात भी कर रहे थे, एडाप्टेड बिहेवियर। लेकिन परिवेश उसका ज्यादा महत्व होता है। जैसे मैं आप अभी रामचरित मानस कर रहे बात, इस समय थोड़ा सा धार्मिक सहिष्णुता लोगों में ज्यादा बढ़ गई, धार्मिक बातें ज्यादा कही जा रही है, जिसके वजह से थोड़ा सा लोगों के अंदर परिवर्तन आया है कि ये इस तरह की हरकतें कम कर रहे हैं, जिस तरह से हर होता था पहले। लेकिन नशा नहीं खत्म हुआ। अगर आपने एडमिशन करा दिया, हमारे पास कम से कम इस समय इस साल के डाटा है मेरे पास, 100 से ज्यादा लड़के, किसके लड़के, इंजीनियर, डॉक्टर, इनके लड़के जिन्होंने अपने बच्चों को मेडिकल में एडमिशन करा दिया, वहां जाके चर्सी गजेड़ी हीरोइन की बात कर रहे हैं। क्यों? कि उसका इंटरेस्ट नहीं था। जब इंटरेस्ट नहीं था तो उन्होंने जबरी जाके भर्ती करा दिया वहां पर, और जब जबरी भर्ती करा दिया तो उसके तरफ वो कन्वर्ट हो गया वहां के साथ के लोगों को। तो नशा जो आदमी होता है इस पर, तो उसके बाद उसकी नीड होती है, नशे की नीड होती है, तो नीड बेस्ड क्राइम करता है। जैसी नीड रहेगी उसको उस तरह से वो क्राइम कर सकता है। और एडाप्टेड बिहेवियर, मैंने कहा ना, वो एडाप्ट करता है, जो बिहेवियर एडाप्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है प्रदेश की व्यवस्था।
हमें जो आपने बताया, बहुत पहले ऐसा था, जो क्राइम करता था उसके पूरा परिवार समाज से डरता था, इसलिए कि हमारे समाज से बाइकाट कर दिया जाएगा। किसी भी सामान्य व्यवस्था में अगर एक पुलिस भी आ जाती थी तो नहीं होता था। तो हमारे प्रदेश की व्यवस्था में ये हो गया है, जो क्राइम करेगा वो राजा हो जाएगा। इससे लोगों को एडाप्टेड बिहेवियर बढ़ गया इसकी तरफ, कि चलो क्राइम करो, राजनीतिक हो जाओगे, जेल से तो जमानत छूटी जाओगे। जमानत की हालत क्या है इस पर हमें चर्चा नहीं करना। तो सही गलत का आदमी निर्णय नहीं कर पाता है। अब आप मानसिक बात कहिए, मानसिक स्थिति में ऐसा होता है कि उसका व्यवहार दो तरह का हो जाता है। एक तो उसकी इनसाइट खत्म हो जाती है, सही गलत का ज्ञान नहीं रहता है, उसका सही क्या है गलत क्या है इसका ज्ञान खत्म हो जाता है। समय का नहीं ज्ञान रहता है, समय काल परिस्थिति आगे क्या होगा नहीं सोचता है। ये सब उसकी थिंकिंग ब्लॉक हो जाती है और नशा उस पर हावी हो जाती है, जिससे किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो जाती है था, इस तरह से हो जाता है, जिससे वो उसका ज्ञान ही एकदम खत्म हो जाता है, जिससे ऐसा करता है। तो ऐसे में बहुत से लोग नशा की करत करते ही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं यम मेनिक डिप्रेसिव के जो पेशेंट होते हैं वो भी मेनिक में अपने मन में उनके अंदर ये नहीं रह जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, जिसकी वजह से कोई भी निर्णय कर लेते हैं। और दूसरी चाहत, हमें इमीडिएट कुछ मिलना है, ऐसा करने से मिल जाएगा। तो हमारे समाज से साथ का सबसे ज्यादा महत्व होता है। साथ, जो आपने रामायण की बात किया है, परिवेश उसमें आई है, परिवेश रामचंद्र जी का परिवेश, उनका ऋषि मुनियों के साथ ज्यादा लालन पालन हुआ, उनके मन में ये बैठाया गया ये चीजें गलत है, समाज के लिए घातक है, इनके द्वारा युद्ध करके इनको खत्म करना है। और रावण के साथ जहां तक मैं जानता हूं उसके परिस्थिति में तीन ही पीढ़ी चार पीढ़ी का रहा होगा, लेकिन जिस पीढ़ी के था उसमें मार काट ये सब चीजें थी, धैर्य नहीं था। इमीडिएट मिलना चाहिए, इमीडिएट प्राप्त करना चाहिए, तो भगवान से भी उसने प्राप्त किया, समाज से भी प्राप्त किया, इसलिए उसकी व्यवस्था। तो आज की जो रामायण लोग करते हैं जिसके अंदर व्यवस्था हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हम क्यों कहते हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है? जो व्यक्ति समाज की व्यवस्था का उपयोग न करके उसको तोड़ता है, सामाजिक व्यवस्था परिवार की व्यवस्था न मान करके उसको तोड़ता है, समाज की व्यवस्था न मान करके उसको तोड़ता है, और लोग क्या कहेंगे इसका डर उसके उनमें खत्म हो जाता है, और एक अपना अलग से मसीहागिरी करके व्यवस्था करता है, जिसके तहत ऐसा होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये दो चीजें हैं हमारे हिसाब से, मानसिक स्वास्थ्य और पश्चात सभ्यता, और एडाप्टेड बिहेवियर के लिए साजिश। यूथ को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हम क्यों पढ़ना चाहते हैं इंजीनियर डॉक्टर, ये कभी सोचा है क्यों? क्यों ऐसा कर रहा है गवर्नमेंट? जिस तरह से सारी सुविधाएं व्यवस्था हिंदी अंग्रेजी के लिए कर रहा है, उसी की तरह से उसको क्यों नहीं कर दे रहा है कि जो बच्चा पढ़े, जो चाहे पढ़े। हम उसमें एडमिशन लेंगे, चोरी करके जाएंगे, चोरी के पैसा चाहिए, आ जाए पैसा 1 करोड़ रुपया कर हम ले करके एमडी कर रहे यहाँ हैं, पे थोड़ा सा 1 करोड़ थोड़ा सा मैं कमाएंगे, विराम दूंगा। इसलिए ऐसा करें। मेरे दो चेयर जो कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, जो शायद वो क्लियर भी करेंगी, मैडम भी करेंगी और भी कर सकते हैं. Why there is so much tendency in senior citizens also committing suicide? Maybe due to loneliness. और एक मैं पॉइंट और उठाना चाहूंगी कि मुझे ऐसा भी लगता है लैक ऑफ टाइम विद इन द पेरेंट्स और बच्चों में जो लैक ऑफ टाइम होता है और जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता, तो अगर वो गलत रास्ते पे तो किससे डिस्कस करें? जहां वो अटक जाते हैं उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता. तो ये एक पॉइंट भी बड़ा अजीब सा लगता है मुझे सोच के भी. मुझे अजीब नहीं, मतलब शायद परिस्थितियां मजबूर कर रही हैं ये सब चीजों के लिए. दूसरा, एक जो आजकल वेरी हॉट मैं जो देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, व्हाट इज हैपनिंग टू द जुडिशरी. कई केसेस, अभी मैंने एक रेप केस देखा 11 साल की बच्ची के साथ. उसको जो एक्यूजेस हैं उनको वो छोड़ दिया उन्होंने.
क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसके प्राइवेट पार्ट, वो उसका पजामे की नाड़ा खोला या उसको ब्रेस्ट वगैरह पे टच किया, दैट इज नॉट अ रेप. सो व्हाट इज हैपनिंग टू जुडिशरी, आई डोंट नो. दो तीन और ऐसे केसेस आए हैं इस रेप से जिससे कि इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं. तो उसमें भी क्या उनकी मेंटल स्थिति मतलब आप कंसिडर करेंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट और सो, उसका क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ. अभी तक जो बातें हुई, एक तो इस, सामाजिक परिवेश बदला है वो भी कहा जा रहा है। दूसरी बात ये भी कहें कि इजीली अब अवेलेबल है नशे के सामान लोगों को। तीसरी जी, बात जो कमलेश तिवारी जी ने कही वो ये भी कहा कि आज की डेट में केवल कैरियर की बात की जाती है, कैरियर ओरिएंटेशन एग्जाम और पढ़ाई की बात की जाती है। पेरेंट्स जो है वो थोप देते हैं बच्चों के ऊपर में कि नहीं तुमको तो यही करना है, यानी पेरेंट्स के सपनों को उनके बच्चों को बुनना पड़ता है, बच्चे की इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। तो शायद ये भी एक नशे की ओर ले जाता है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके मन में ये फ्रस्ट्रेशन की भावना आगे चल करके क्राइम को करने की प्रेरित कर देता है। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो रामायण की कंटिन्यूटी करते हुए कहा कि तत्काल कोई चीज पाने की लालसा लोगों के अंदर में बढ़ती जा रही है। ये एक सच्चाई तो है कि आज लोग कम समय पे, और समय नहीं है लोगों के पास में, सबके सब रियल से हट के रील में ही चले आए हैं। और ये हम हर बार फोरम में कहते हैं तो लोग को लगता है कि तत्काल हमको मिल जाए, क्योंकि मूवी में देख के दैट आए इज हैं। ओवर एम्बिशियसनेस. हाँ, ओवर एम्बिशियस हो गए हैं और इमीडिएटली कि लोगों को जल्दी चाहिए, तो एक्सेप्टेंस वाली बात नहीं है पर बहुत ज्यादा पाने की भी आवश्यकता है। तो ये कहीं ना कहीं क्राइम के ले गए हैं। अब इस पे मैं आपके अनुभवों को चाहूंगा, शारदा प्रसाद जी। मैं एक्चुअली बहुत से इश्यूज हैं और ये सारे इश्यूज अलग अलग हैं और इफेक्ट हम देखते हैं कि सामाजिक जो वातावरण है वो खराब हो रहा है और दिन ब दिन अपराध बढ़ रहे हैं और चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। लेकिन ये अलग अलग विषय हैं और इसमें से मधुलिका जी ने जो एक बात उठाई थी शुरू में हम्म। कि सीनियर सिटीजन्स की सुसाइड की टेंडेंसी जो बढ़ रही है, तो इस पर कुछ हम लोगों ने काम किया था किसी जमाने में। तो एक देखा गया था कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि सीनियर सिटीजन्स की पहले तो जो एज है बढ़ रही है। बहुत पहले जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 58 ईयर्स वगैरह होती थी। आज के दिन में अच्छी पोजीशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज 73-74 ईयर्स का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। दैट मीन्स ये जो जिंदा है तो ज्यादा दिन तक जिंदा है और इसमें सोशल सपोर्ट उतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब वो 50-60 साल के होते हैं तो उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और ये बच्चे कोई जरूरी नहीं कि अपने माता पिता के साथ ही रहें। नौकरी की वजह से या किसी और कारण से वो अलग रहते हैं। जब अलग रहते हैं तो माता पिता फिर से अलग हो जाते हैं और ये कोई जरूरी नहीं कि वो शारीरिक रूप से सक्षम हो। तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं और इसमें एक दिक्कत जो है मैं कहूंगा कि डिप्रेशन की भी होती है। किससे बात करें, सबसे बड़ी चीज, बात करने वाला कोई नहीं है। मैं तो अपने मोहल्ले में जाता हूँ और जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपसे बात करने के लिए हमेशा ही उपलब्ध हूँ। और कभी आप रात में 3 बजे भी आपको नींद नहीं आती हो और अगर आपको ये फील होता है कि मैं किससे बात करूं, तो आप तुरंत फोन लगाइए, मैं वो बात करने के लिए उपलब्ध हूँ। तो एक डिप्रेशन और लोनलीनेस और डिसअपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ऐसा होता है, अपने बच्चों को फोन करते हैं, बच्चे बोलते हैं पापा अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे क्लाइंट बैठे हुए हैं, या मैं फलाना काम कर रहा हूँ, या मैं फलाना गाड़ी चला रहा हूँ। मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं उनको मालूम है, लेकिन बच्चों से बात नहीं हो पाती है। तो एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी चीज है कि जैसे मैंने कहा कि उम्र ज्यादा अपने जो है वो मिल रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार नहीं हो रहे हैं। बहुत ऐसा है कि शारीरिक रूप से अक्षत हो रहे हैं, लेकिन जिंदगी है, चल रही है, तो उससे वो लाचार हो जाते हैं उस जिंदगी से। क्योंकि जैसे ही आप 60-65 के ऊपर जाते हैं, कुछ कुछ वृद्धजनक बीमारियां जो कि ओल्ड एज के कारण आती ही हैं, वो आदमी को ग्रसित कर लेती हैं। तो कोई कोई उनका इलाज ना करा पाने के कारण या सोचता है कि इसका तो कोई फायदा नहीं, तो भाई ठीक है, मैं अपनी जिंदगी का अंत कर लेता हूँ।
तो इस प्रकार के लोग विचार लाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि विचार सही है, पर रियलिटी ऑफ लाइफ है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे एक क्लासमेट थे, बैचमेट थे, जो कि बड़े अफसर थे और किसी जगह गवर्नर भी थे और कहीं वाइस चांसलर भी थे। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि उनको एक ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती है और दिनों दिन बढ़ती जाएगी और थोड़े दिन बाद उनके शरीर की जो कंपन है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो अपने से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने फिर वही किया, सुसाइड किया। तो मेरा जाना हुआ है, दुखी हुए कि क्या जो व्यक्ति कहीं राज्यपाल रह चुका हो, क्या उसको भी सुसाइड करने की जरूरत है क्या? लेकिन अब अपनी मानसिकता है, अब उस मानसिकता को हम सपोर्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है लाइफ का, वो उससे कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। जी। तो मैं कहूंगा कि एल्डरली का सुसाइड अवश्य बढ़ रहा है, पर ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि हम काम कर सकते हैं और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। जी, डॉक्टर शब्द जी, मुद्दा सोचने का तो है कि सुसाइड के जो अटेम्प्ट है वो सबके साथ बढ़ रहे हैं और एल्डर लोग के साथ बढ़ तो ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। लोनलीनेस के शिकार अब सब हो रहे हैं, डिप्रेशन अभी सबको आना चालू हो गया है। तो ऐसे में जरूरत है कि हम सब मिलकर के इस पे काम करें और ये जो फोरम है, ये फोरम क्या हेल्प कर पाएगा इस पे भी हम कोशिश करेंगे।